हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख भाषा और आधुनिकता नामक पाठ के महत्वपूर्ण गद्यखंडों को लेकर उपस्थित हूँ। उन्हीं गद्यखंडों को लिया गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं अथवा पूछने की पूरी संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला गद्यखंड आपकी स्क्रीन पे है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित हैं। अन्योनाश्रित का अर्थ होता है एक दूसरे पे आश्रित हैं। एक एक कठिन शब्द को भी स्पष्ट किया जाएगा। भाषा की नवीनता, लेखक क्या कर रहे हैं कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित हैं। यहाँ किसकी विषय में बात की जा रही है? भाषा के विषय में। तो करें भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की द्योतक है। रमणीयता का क्या अर्थ होता है? सुंदरता। सुंदरता अथवा रमणीयता के द्योतक हैं। जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी और जो नवीन होगी वह रमणीय भी होगी। कह रहे रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। अर्थात इस प्रकार कह रहे हैं कि नवीनता और रमणीयता एक दूसरे पे आश्रित हैं। अर्थात बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। नित्य नूतनता किसी भी सृजक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। यहाँ शब्द आया सृजक। सृजक का क्या अर्थ होता है? सृजक का अर्थ होता है रचनाकार अथवा कलाकार। तो क्या नित्य नूतनता अर्थात सदैव नवीनता। नित्य अर्थात सदैव, नवीनता नूतनता अर्थात नवीनता। किसी भी मौलिक साहित्यकार, सृजक अर्थात साहित्यकार अथवा कलाकार की रचना में कुछ न कुछ नवीन या नवीनता अवश्य होती है और उस नवीनता ही या उसकी नवीन या मौलिकता ही उसकी प्रामाणिकता सूचित करती है, अर्थात उसके प्रमाण को सूचित करती है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे कह रहे हैं और उसकी अनुपस्थिति में भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि कलाकार या साहित्यकार अपनी रचना को नवीन या मौलिक दृष्टि नहीं दे सकता है तो उसकी रचना में किसकी? कलाकार अथवा साहित्यकार की रचना को सामाजिक जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा समाज स्वीकृति नहीं मिल सकती। समाज के द्वारा उसकी स्वीकृति नहीं मिल सकती। अब स्पष्ट हो गया होगा कि किसके विषय में कहा जा रहा है। यहाँ भाषा के महत्व को बताया जा रहा है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियाँ और शैली की करें सड़ी गली मान्यताओं से, अर्थात जो समाज रूढ़ियों से ग्रसित हो या पुरानी मान्यताओं से ग्रस्त हो समाज, वह समाज प्रगति नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार पुरानी परंपराओं पे आधारित शैली अर्थात लेखन शैलियाँ भी परंपरा लिख पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना की कीर्ति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। अर्थात लेखक का यह कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार पुरानी रूढ़ियाँ समाज की प्रगति में बाधक होता है, ठीक उसी प्रकार पुरानी रीतियाँ, परंपरा और शैली से जकड़ी हुई भाषा भी समाज में आदर प्राप्त नहीं कर सकती। अर्थात समाज में असमर्थ होती है। वह स्थिति को पाने में, वह सत्ता को पाने में, समाज में एक स्वरूप पाने में अपना वह भाषा क्या हो जाती है? असमर्थ हो जाती है। भाषा समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति है। कह रहे हैं कि भाषा समुची अर्थात समस्त युग चेतना अर्थात युग की चेतना, या ये भी कह सकते हैं सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान के विकास के फलस्वरूप जो वैचारिक क्रांति होती है, जिसे हम युग चेतना के नाम से जानते हैं, उसकी सफल अभिव्यक्ति एक मात्र माध्यम भाषा ही है। क्या है? भाषा ही है। आगे करें तभी वो अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके।
कोई भी भाषा ऐसी सशक्ता तभी प्राप्त कर सकती है या सशक्त तभी हो सकती है जब वह अपने युग के अनुरूप करें, तब वो अर्जित कर सकती, जब वह अपने युग के अनुरूप क्या हो, सटीक हो, औचित्यपूर्ण हो, नए मुहावरों को ग्रहण करें। सही मुहावरों को ग्रहण करे का क्या अर्थ है, अर्थात सटीक मुहावरों का या एक नए मुहावरों को ग्रहण करें। स्पष्ट हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए प्रश्न कहाँ से बने हैं और कैसे बने। यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप गलती क्या कर देते हैं, यदि संदर्भ पूछ रहा है तो आप वहाँ संदर्भ ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संदर्भ ही लिखेंगे। यदि आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हों तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए और आराम से लिखिए। मैं बोलती जा रही हूँ। लिखेंगे आप, प्रस्तुत गद्यावतरण प्रसिद्ध समालोचक और निबंधकार। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण प्रसिद्ध समालोचक और निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता निबंध से उद्धृत है। यहाँ दो प्रश्न बनेगा, भी मैं तुरंत बताऊंगी क्या क्या प्रश्न बनता है। यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित है। पुनः मैं एक बार सुंदर बता दे रही हूँ। आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण प्रसिद्ध समालोचक और निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता निबंध से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित है। पहले प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो गया होगा। यदि पूछे प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम बताइए, तो प्रस्तुत पाठ का लेखक क्या है, प्रस्तुत पाठ के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। स्पष्ट हो गया। यदि पूछे कि प्रस्तुत पाठ का शीर्षक का क्या नाम है, तो प्रस्तुत पाठ का शीर्षक है भाषा और आधुनिकता। किस पाठ से लिया गया है, अथवा पाठ का नाम बताइए, तो पाठ का नाम क्या है, भाषा और आधुनिकता। यहाँ 3 प्रश्न एक ही में मैं कवर की हूँ। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा प्रश्न है, रमणीयता से क्या आशय है, रमणीयता से क्या आशय है। यहाँ लेखक ने, आप लिखेंगे, प्रस्तुत निबंध में लेखक ने रमणीयता का तात्पर्य सुंदरता से किया है, अर्थात रमणीयता का भाव है सुंदरता। स्पष्ट हो गया हो। अब तीसरा प्रश्न बन रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम पुनः गद्यखंड पे चलेंगे कि रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक लिया गया है। पहला ही है नित्य नूतनता। यहाँ से नित्य नूतनता किसी भी सृजक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। तो आप लिखेंगे मौलिक, नित्य नूतनता, नित्य नवीनता मौलिक साहित्यकार और कलाकार की रचना में कुछ ना कुछ नवीनता अवश्य होती है। यदि कोई कलाकार या साहित्यकार अपनी रचना को नवीन या मौलिक दृष्टि नहीं दे सकता तो उसकी रचना को प्रामाणिकता अर्थात प्रमाण, समाज द्वारा प्रमाण प्राप्त नहीं होगा। स्पष्ट हो गया होगा। अब अगले प्रश्न पे विचार किया जाए कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जन चेतना को गति प्रदान करने की दृष्टि से भाषा में कौन सा गुण होना चाहिए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, जन चेतना को गति प्रदान करने की दृष्टि से भाषा में सदैव नवीनता होनी चाहिए, नवीनता और रमणीयता होनी चाहिए, नवीनता के साथ रमणीयता भी होनी चाहिए। स्पष्ट हो गया हो। अगला प्रश्न है, गद्यांश किस विधा में, इसी पे मैं विचार कर रही थी कि प्रश्न आगे बनेंगे। गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश किस विधा में है, तो ये किस विधा का अंश है, अभी बताया गया निबंध विधा। किस विधा का है, निबंध विधा का है। इसके अलावा क्या क्या प्रश्न और बन सकते हैं उस पर भी विचार करेंगे। पहला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि प्रस्तुत गद्यखंड की भाषा, यदि भाषा पूछ दे कि प्रस्तुत गद्यखंड की भाषा क्या है, तो ध्यान दीजिए, भाषा परिष्कृत और परिमार्जित
भाषा क्या है? परिष्कृत और परमार्जित है। अथवा आप ये भी लिख सकते हैं शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, ये भी लिख सकते हैं। जी हाँ, आप ये शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? शैली पूछता है, प्रस्तुत गद्यखंड की शैली। शैली क्या है? विवेचनात्मक शैली है। जी हाँ, पूरे निबंध में किस शैली का प्रयोग किया गया है? मैं पुनः एक बार लिख दे रही हूँ, विवेचनात्मक। किस शैली का प्रयोग किया गया? विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे अगला प्रश्न, अगला गद्यखंड आपकी स्क्रीन पे है। महत्वपूर्ण ही गद्यखंडों को लिया गया है। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। कह रहा है कि भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की, कह रहे भाषा का एकमात्र उद्देश्य है कि वह समाज के लोगों के भाव और विचारों की सरलता एक दूसरे तक, कह रहे भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण का अर्थ होता है भाव और विचारों को सरलता से एक दूसरे तक पहुंचा सके। तो कह रहे हैं कि प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी जी कि भाषा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वह समाज में लोगों के भाव और विचारों को सरलता से एक दूसरे तक पहुंचा सके। इसके अतिरिक्त उसका समाज में अन्य कोई उपयोग नहीं है। बहुत आराम से चलेंगे हम, एक एक कंसेप्ट को क्लियर। आगे कह रहे हैं कि भाषा की इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त द्रष्टव्य अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में निहित है। इतनी की हम शब्द इसकी व्याख्या देख लें। कह रहे कि इस उपयोगिता की सार्थकता अर्थात भाषा की यह उपयोगिता तभी सार्थक हो सकती है जब यह समसामयिक चेतना की अनेकानेक कठिनाइयों को दूर करके विचार अभिव्यक्ति को सरल बना सके। अर्थात विचारों को आदान प्रदान करने की भाव को अत्यंत सरल बना सके। अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं को यह कार्य तभी संभव है जब कोई भाषा अनेक कठिनाइयों संश्लिष्टता अर्थात भाषा में विद्यमान विभिन्न कठिनाइयों को दूर करके विचार अभिव्यक्ति को सरल बना सके। स्पष्ट हो गया होगा। यह कार्य तभी संभव है जब कोई भाषा क्या करें दुरूहता परिहार करने में निहित। दुरूहता अर्थात उसमें जो भी कठिनाई हो उसको दूर करने में सक्षम हो। आगे करें कभी कभी अन्य संस्कृति के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी जी करें कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि संस्कृतियों के प्रभाव और अन्य जातियों के संपर्क में आने से भी भाषा में विभिन्न प्रकार के नए शब्दों का प्रवेश हो जाता है, समावेश हो जाता है। और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसी अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होती। तो ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि यहाँ ये कह रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त होने पर अर्थात समानार्थी शब्द अथवा पर्यायवाची शब्द न होने पर भी हमारी भाषा में कोई सरल उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है तो हम उनके लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। मगर यदि उपयुक्त पर्यायवाची हमारी भाषा में न हो तो उसके लिए भी बलात् पर्यायवाची गढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जबरदस्ती हम उसे नहीं बना सकते और न ही उन शब्दों के प्रयोग से हम परहेज करने की ज़रूरत। आप देखे होंगे, ध्यान दीजिए, आप देखे होंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे ही हिंदी में समाहित है और बोलने में सहजता लगता है। पुनः आगे कह रहे हैं कि वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होती, यानी परेशानी नहीं होती, हम सहजता से उसे ग्रहण कर लेते हैं। यही भाषा की
सजीवता होती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। कह रहे हैं कि यही भाषा की क्या होती है? सजीवता होती है। सजीवता क्या होती है? अर्थात जो अपने मूल शब्द में मूल रूप, लेखक के अनुसार कह रहे हैं कि भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। लेखक के अनुसार भाषा को सजीव एवं उपयोगी बनाने के लिए हमें या उपयोगी बनाने के लिए उसमें नवीनता का समावेश आवश्यक है। सजीवता अर्थात जीवंत, सजीव या उपयोगी बनाने के लिए उसमें नवीनता का समावेश करना आवश्यक है। नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। आत्मसात अर्थात उसे ग्रहण करने पे, समावेश करने पे ही वह आवश्यक होती है। इसके लिए पुनः कह रहे हैं, इसके लिए भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। आगे पुनः यहाँ कह रहे हैं कि भाषा म्यूजियम, प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी जी कह रहे हैं कि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। भाषा जो है वो किसकी वस्तु नहीं है? म्यूजियम की वस्तु नहीं है। उसकी स्वतः सिद्धि एक सहज गति है, अर्थात उसकी स्वतः गति या स्वतः प्रसिद्धि एक सामान्य गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। जो सदैव अर्थात हमेशा ही नवीनता को ग्रहण करके चलने वाली, अबाध गति से क्या होने वाली है? चलने वाली है। स्पष्ट हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया जाएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जिसका उत्तर मैं दे चुकी हूँ। यदि यहाँ प्रश्न बन जाए कि उपर्युक्त गद्यांश का प्रसंग, क्या प्रसंग लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत गद्यावतरण में भाषा के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। क्या उत्तर हो जाएगा? प्रस्तुत, मैं पुनः आराम से बोल रही हूँ, प्रस्तुत गद्यावतरण में भाषा के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा प्रश्न है, भाषा की उपयोगिता की सार्थकता किसमें है? उत्तर होगा भाषा की उपयोगिता की सार्थकता उसकी नवीनता और भाषा की रमणीयता में है। भाषा कितना सार्थक है यह भाषा की विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से ही स्पष्ट हो सकता है। दूसरा प्रश्न भी स्पष्ट हो गया होगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भाषा की सजीवता से क्या से? मैं इसी के विषय में विचार कर रही थी कि भाषा की सजीवता, जी हाँ, आराम से मैं बोल रही हूँ, आप कहीं नोट कर लीजिए। भाषा में नवीनता का समावेश, ये प्रश्न बना हुआ है। भाषा में नवीनता का समावेश, सजीवता अर्थात नवीनता का समावेश करते हुए उसे निरंतर परिवर्तनशील या परिवर्तनशील बनाए रखा जाए, यही भाषा की सजीवता है। स्पष्ट हो गया होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी रेखांकित अंश बताया गया था, आपको स्पष्ट हो गया। इसके अलावा क्या क्या प्रश्न बन सकता है? शब्द है, में शब्द भी, नूतनता का क्या अर्थ होता है? नूतनता का अर्थ होता है नवीनता। दूसरा प्रश्न आपकी थोड़ा सा परेशान कर सकता है, दिक्कत दे सकता है। दुरूहता का क्या अर्थ है? अर्थात इसमें किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो जाए। स्पष्ट हो गया। अर्थात इसका तात्पर्य है कि आपसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं, तो आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि विलोम शब्द, महत्वपूर्ण विलोम शब्द और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द का भी वीडियो अपलोड करूं। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी भाषा और आधुनिकता नामक पाठ के महत्वपूर्ण गद्य खंडों का पार्ट 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।
वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।